हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले आपको सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के जिसके न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले एक बार पता होने चाहिए। तो आज हम लोग उसकी एक लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो देख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है करंट के बारे में, जो कि होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसमें आप लोगों को ये बात तो पता है कि क्यू क्या होता है, कितना चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज टी टाइम में सर्किट में फ्लो किया जा रहा है। और जो टी होता है वो क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। ठीक है ना, टी क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि क्यू चार्ज टी टाइम में अगर सर्किट में फ्लो हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो टाइप की होती है। पहला होता है एवरेज करंट, पहला होता है एवरेज करंट। तो आई एवरेज लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। आप लोगों से एक और मैं बात कहने वाला हूँ कि आप लोग तुरंत तुरंत साथ साथ में ही इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें या फिर आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि ये मुझे साफ भी करना होगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी एवरेज करंट की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं जो है इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये होती है डिफरेंशियल फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये होती है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं करंट डेंसिटी का। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है कि करंट डेंसिटी को हम लोग जे से शो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लिख देते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इस तरह से हम लोग करंट डेंसिटी को शो करते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यानी हम लोग बोल सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। हालांकि डिटेल नहीं बता रहा हूँ किसी कोई डेफिनेशन की, कोई भी टॉपिक की डिटेल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। डिटेल के लिए तो आप कंप्लीट वीडियो जो डले हुए हैं आपके चैनल पे उसको आप देखें। तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेटा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। या आप इसी को बोल सकते हैं वीणा। इसी को याद करने के लिए बच्चे क्या बोल देते हैं, वीणा। ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारे पास सॉरी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसके बाद जो आने वाला है हमारे पास फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो भी रहेगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा होगा, इसके बाद हमारे पास आएगा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। वी डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई टाउ बाई एम, माइनस ई टाउ बाई एम। इसमें ई स्मॉल ई जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और जो कैपिटल ई होता है वो आप सभी लोग जानते होंगे कि कैपिटल ई यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल ई को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, आप समझ तो गए होंगे। कैपिटल ई को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इस तरह से। ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। और हम लोगों ने देखा कि वी डी को हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम।
यहाँ पे टाउ जो होता है वो आप लोगों को पता होगा, टाउ का मतलब क्या होता है बेटा? टाउ को हम लोग बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। टाउ का नाम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इस वीडी की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन में रख देंगे। इस वीडी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में जब रखेंगे तो इससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो समझे। इससे हम लोगों को मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, तो एन ई ए तो ऐसा ही रहेगा, एन ई ए तो ऐसा ही रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास? वीडी की वैल्यू है, वीडी की ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? इस वैल्यू को जब आप रखेंगे तो वीडी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? ई ई टाउ बाई एम, ई ई टाउ बाई एम, ये हमको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, एक स्मॉल ई ये रहा और एक स्मॉल ई ये रहा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, और क्या आ जाएगा? टाउ बाई एम, और इनटू में हमारे पास रहेगा साथ में कैपिटल ई। और बेटा कैपिटल ई का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना, इतना नोट हो गया होगा। कैपिटल ई का मतलब है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कैपिटल ई की वैल्यू हम वी वाई एल रख देंगे। तो फाइनली जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हम लिखने वाले हैं। तो रिजल्ट हमको फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाता है? वी इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू एल, सॉरी आई, ये आई है, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूरी चीज़ क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ये पूरी चीज़ क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और इसी इक्वेशन को अगर हम बेटा कंपेयर कर देते हैं, इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर दें किस चीज़ से? इसको अगर हम कंपेयर कर दें v इज इक्वल टू आर इंटू आई से, तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो r इज इक्वल टू फाइनली आने वाला है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ये क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारा कहलाता है ओम्स लॉ। ये हमारा क्या कहलाता है? ओम्स लॉ। ये हमारा कहलाता है ओम्स लॉ कहलाता है। इसको हम लोग कह देते हैं ओम्स लॉ। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हो चुका है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कितने तरह तरह के होते हैं। तो रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से इन्फानाइट तक चलते रहते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्टेड हों, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास हों, तो इसको हम लिख सकते हैं इन्फानाइट तक। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो आगे के फॉर्मूले हैं, जैसे अगर बात की जाए कि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से शो कर लेते हैं और फॉर्मूला वैसे लिखते हैं ई अपॉन जे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। और इसके लिए हम लोग जो लास्ट में हमको फॉर्मूला मिलता है रिजल्ट में, वो क्या हो जाता है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। ये हमारे पास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा
कौन सा वाला है, आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो ना ही एरिया पे डिपेंड करता है और ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा ओनली ऑन टेम्परेचर। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन temperature. Resistivity depends only on temperature, does not depend on area and length. इसको लिख सकते हैं does not depend on A and L। यानी ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो ना ही एरिया पे डिपेंड करता है और ना ही वो लेंथ पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये तो हो गई है रेजिस्टिविटी की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी हो चुका है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वही कंडक्टेंस कहलाता है। क्या हो जाता है, G इज इक्वल टू 1/R। यहाँ पे G का नाम क्या होता है, G का नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो G को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, G को लिख सकते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, G को हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस। ठीक है ना, G को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस लिख सकते हैं। G का क्या हो जाएगा, मतलब कंडक्टेंस हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर चल रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इस जी की यूनिट की बात करें तो जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसका उल्टा है जी, तो इसका यूनिट फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, म्यो। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, म्यो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो हुआ वो किसका उल्टा हुआ, कंडक्टेंस हुआ उल्टा किसका, रेजिस्टेंस का। इसी तरह से रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। इसी तरह से कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए, कंडक्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इसको हम लोग जो है सिग्मा से शो कर देते हैं और सिग्मा को हम लोग लिख देते हैं 1/रो। 1/रो, रो का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है। रो का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा हुआ है, बता देता हूँ। रो का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, रो का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रो इज इक्वल टू RA/L। रो का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है RA/L। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/रो है। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे, रो की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इससे फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा उसको समझ लें। तो सिग्मा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा L/R/A। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना इतना, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है ये टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है समझ लेते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन होता है हमारे पास रो इज इक्वल टू, इसके लिए एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास वो क्या एक्सप्रेशन होता है, रो इज इक्वल टू एक सेकेंड रुकिएगा जी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1+α∆T। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो अल्फ़ा है वो क्या कहलाता है, हमारा अल्फ़ा कहलाता है टेम्परेचर कांस्टेंट। मेरे ख्याल से इतना क्लियर चल रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो रो नॉट है, रो नॉट क्या कहलाता है, रो नॉट कहलाता है हमारा इनिशियल रेजिस्टिविटी। इनिशियल रेजिस्टिविटी का मतलब कि हमारे पास दो टेम्परेचर होंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है हमारे पास डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, T2 - T1। T2 - T1 होगा इसका मतलब, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, जो ये रो नॉट है ये T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी होगा, ये T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी होगा, और जो रो है ये रेजिस्टिविटी होगा T2 टेम्परेचर पे, यानी बाद वाले टेम्परेचर पे। इसी तरह से इसके लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट 1+α∆T। ये हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस चीज़ का था, ये फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी के लिए, और यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे।
तो इन दोनों फॉर्मूले से हमको ये पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाईलाइट करके लिखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से, देखो होता ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो उनकी स्पीड के बढ़ने से क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया गया था, ml/ne²a टाउ, ठीक है। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है फाइनली वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग अच्छे से याद करें, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है और आया भी है कई बार। कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, या टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप लोग अब आंसर इसका दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं आगे के आने वाले फॉर्मूले। तो इतना मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और क्या इसका प्रिंसिपल है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये हम लोग देख लेते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हम लोग सिंपल सा प्रिंसिपल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं बता भी दे रहा हूँ इस तरह से कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है, एक इस तरह से होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है और एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है, और यहाँ पे बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और बीच में यहाँ पे होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। और ये यहाँ बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दी जाती है इस तरह से, ठीक है ना। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R3, और ये हो जाएगा हमारे पास R4। तो इसके लिए जो बैलेंसिंग, अच्छा बीच में भी लिख सकते हैं R5। तो बैलेंसिंग लेंथ जो हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन जो लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। हम लोग जब इसमें पूरा ये कंप्लीट पढ़ते हैं तो बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हैं कि बीच वाली ब्रांच का कनेक्शन है ही नहीं, वो अलग केस है। वो तो कंप्लीट टॉपिक डला हुआ है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पे, तो आप वो लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं पावर के बारे में कि पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, V इंटू आई। पावर का दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देते हैं, यहीं पे अगर इसमें V की वैल्यू आई आर रख दी जाए तो क्या आ जाता है, I² इंटू आर हो जाता है ना। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला जो आया हमारे पास वो आया है वोल्टेज और करंट में, ये फॉर्मूला आया है करंट और रेजिस्टेंस में। अब हमको फॉर्मूला निकालना है वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V² बाई आर, क्या हो जाएगा, V² बाई आर, ठीक है। और इसी में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई करा दें, इसी में सभी फॉर्मूले में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई करा दें तो वही फॉर्मूले किसके बन जाएंगे, हीट के बन जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, सबको क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है हम लोग देख लेते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है किरचॉफ लॉ। तो पहला लॉ इसका क्या कहलाता है, सभी को पता होगा, पहला लॉ इसका कहलाता है जंक्शन लॉ। पहला लॉ क्या कहलाता है, जंक्शन लॉ कहलाता है। जंक्शन लॉ में क्या बताया गया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज ऑलवेज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज ऑलवेज जीरो, ये तो होता है पहला लॉ हमारा जंक्शन लॉ। और जो दूसरा वाला इसमें जो लॉ कहलाता है हमारा, वो क्या कहलाता है, लूप लॉ।
दूसरा लॉ कहलाता है लूप लॉ। लूप लॉ में क्या बताया गया कि समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। ठीक है, या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं समेशन वी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।